बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम टी.एस. इलियट की पोइम द वेस्टलैंड का इंट्रोडक्शन करेंगे। मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि इसमें इसने क्या चीज़ें यूज़ की हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात कि ये सबसे पहले इसने लिखी थी और ये अपीयर किस में हुई थी। 1922 में ये लिखी इसने और सबसे पहले ये दी डायल मैगज़ीन में पब्लिश हुई। ठीक है, उसके बाद ये इतनी फेमस हुई कि इसको मैगज़ीन्स पोइट्री अवार्ड मिला। ठीक है, और उसके बाद ये एक पूरी बुक फॉर्म में पब्लिश हुई 1922 में। ठीक है, और वेस्टलैंड के बारे में कहा जाता है कि ये उस वक्त की जो जनरेशन है, वो जो पीरियड था, उसको इससे बेहतर कोई भी पोइम रिफ़्लेक्ट नहीं कर सकती। ये उस पूरे पीरियड को बहुत ऐसे रिफ़्लेक्ट करती है जिस तरह हम बिल्कुल उस पीरियड को अपनी आंखों से देख रहे हों। उस जनरेशन को, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, उनकी जो भी सिचुएशंस थी, हम उसको फील कर सकते हैं इसके थ्रू। ये इसके बारे में कुछ कोटेशंस हैं। द वेस्टलैंड इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड एपिक ऑफ द मॉडर्न एज। एपिक इसको कहा गया क्योंकि एक तो ये कि ये थोड़ी लंबी थी। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये एक सेक्शंस इसके बने हुए हैं। जिस तरह एपिक जो है वो डिफरेंट बुक्स पे कंसिस्ट करती है, इसी तरह इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस पे बनी हुई है। उसके बाद इसे कहा गया द वेस्टलैंड इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइम ऑफ आवर एज। नथिंग एल्स सो ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द एज एंड रिडीम्स इट। कि इससे बेहतर कोई भी चीज़ इस तरह से प्रेजेंट नहीं करती अपनी एज को। उसके बाद में इसके जो स्पोक्स पर्सन है, इस पोइम में जो स्पोक्स पर्सन है वो है टायरेसियस। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि टायरेसियस कौन है। और टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस इस पोइम की हैं 433। ठीक है, और अब कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं कि टी.एस. इलियट का जो एक मॉडर्न वर्ड थी, वो जो पीरियड था, और उससे पहले वाला जो 19th सेंचुरी पीरियड था, उसमें क्या डिफरेंस था। जो इलियट की वर्ड थी वो कियोटिक थी, और जो 19th सेंचुरी थी दैट वाज ऑर्डर्ड। ठीक है, विक्टोरियन एरा जो था हमारे पास। टी.एस. इलियट की जो वर्ड थी दैट वाज फ्यूटाइल, पेसिमिस्टिक, अनस्टेबल, और लोगों को यकीन नहीं था अपने जो रिलीजन पे। ठीक है, लॉस ऑफ फेथ था, कोलैप्स ऑफ मोरल वैल्यूज़, कंफ्यूज्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कॉलोनियलिज्म वगैरह की वजह से और सारे इश्यूज़ की वजह से। अब जो 19th सेंचुरी, जो विक्टोरियन पीरियड इससे पहले गुजरा था, वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड थी, मीनिंगफुलनेस उसमें थी, ऑप्टिमिस्टिक थे मतलब होपफुल थे, स्टेबिलिटी थी, फेथफुलनेस थी रिलीजन पे, मोराल्स जो हैं वो हाई थे, आपकी वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी थी। ठीक है, मतलब लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं थे। फिर हमारे पास आता है कि इस पोइम में मेजर मोटिव्स और इमेजेस क्या इलियट ने यूज़ किए हैं, क्या चीज़ उसने बताने की कोशिश की है अपने जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है स्पिरिचुअल डेसोलेशन। कि लोग जो थे वो रूहानी तौर पे बिल्कुल खाली हो चुके थे, तन्हा थे और समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को। सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो आम था, और उसकी वजह से काफ़ी मेजर इश्यूज़ हो रहे थे। फर्टिलिटी, इसमें जहाँ पे भी इसने फर्टिलिटी यूज़ करेगा तो वो लैंडस्केप के लिए भी फर्टिलिटी यूज़ होगी, तो उसमें ये लव, सेक्स और वाइटैलिटीज़ का मतलब है, और स्टेरिलिटी का मतलब है इम्पोटेंस। ठीक है, डेथ वर्सेस रीबर्थ, डेथ इन लाइफ और रीबर्थ इन डेथ, और साइकिल ऑफ सीजन्स जो इसने चलाए हैं, इसने बात की है। तो स्प्रिंग जो है वो आपका शो करता है बर्थ को, ठीक है, रीबर्थ को, और जो आपका ऑटम है दैट इज़ सिंबॉलिक ऑफ डेथ। ठीक है, और यही एक साइकिल, डेथ एंड रीबर्थ, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ का एक साइकिल है। ठीक है, लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड, और ये हम जो पहला इसका पार्ट करेंगे द बरियल ऑफ द डेड, उसमें ये कहता है कि गॉड इज़ डेड, राइट। तो मतलब आप लोगों का खुदा पर से यकीन उठ गया था। एक्सटर्नल बैरन लैंडस्केप, कि बंजर ज़मीन जो थी वो आपकी इंटरनल बैरननेस को शो कर रही है, कि आप इंटरनली, आप स्पिरिचुअली बिल्कुल खाली हो चुके हो। ठीक है, हॉलो हो चुके हैं अंदर से। एक्सप्लोरेशन ऑन द नेचर ऑफ लाइफ, लोगों की ये जो नेचर ऑफ लाइफ है उस पीरियड की, उसको एक्सप्लोर करता है इस पोइम में। हेलुसिनेशंस हैं आपकी, पर्सनैलिटीज़ ब्लेंडेड एंड सुपर इम्पोज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, जितना भी कुछ इसमें शो किया गया है उसमें टाइम और प्लेस से बिल्कुल बाहर निकल के बहुत आगे की दुनिया जो है उसको, वो रेफरेंसेस जो इसने लिए हैं बहुत ही मिथोलॉजिकल हैं। ठीक है,
अच्छा, इस पोइम के 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। वो 5 सेक्शंस हमारे पास हैं। फर्स्ट इसका सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस, तीसरा सेक्शन है द फायर सर्मन, फोर्थ सेक्शन है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके जो 4 सेपरेट वेस्टलैंड्स का इसने इसमें ज़िक्र किया है वो कौन कौन सी हैं। मतलब इसका एक जो टाइटल है वो है द वेस्टलैंड, लेकिन इसने 4 डिफरेंट वेस्टलैंड्स का जिक्र किया है अपनी इस पोइम में। वो ओल्ड वेस्टलैंड्स भी हैं और न्यू भी हैं। अब सबसे पहले जो इसने शुरुआत की है वो की है वेस्टलैंड ऑफ किंग इडिपस ऑफ थीब से। सेकंड इसकी जो वेस्टलैंड है वो है वेस्टलैंड ऑफ किंग फिशर, तीसरी है द बिब्लिकल वेस्टलैंड और फोर्थ है मॉडर्न वेस्टलैंड जो अभी का पीरियड है, टी.एस. इलियट का पीरियड। अब इसमें सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं वेस्टलैंड ऑफ किंग एडिपस ऑफ थीब्स को। थीब्स, अब जो इसका स्पोक्स पर्सन है इस पोइम का वो है टायरेसियस। टायरेसियस कौन है, सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है। टायरेसियस जो है, अगर आप लोगों ने इडिपस रेक्स पढ़ा होगा प्ले तो आपको पता होगा कि टायरेसियस कौन है। इडिपस रेक्स एक प्ले है जिसमें एक ब्लाइंड प्रॉफिट है। इडिपस जो है वो एक सेक्सुअल क्राइम कमिट करता है कि वो अपने फादर को किल कर देता है और अपनी मदर के साथ वो शादी कर लेता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो सेक्स क्राइम उससे हुआ है अपनी मदर के साथ, इसकी वजह से उसकी जो लैंड है, उसकी जो किंगडम है, उस पर कलैमिटी आ जाती है। ठीक है, अब ये जब बुरा वक्त आता है तो ये इडिपस जाता है टायरेसियस के पास और ओरेकल्स के पास, पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरी लैंड पे ये सूरत हाल हुई है। ठीक है, तो इसको बताया जाता है कि तुमने अपने बाप का कत्ल करके अपनी माँ से शादी की है। ठीक है, और उसके बाद इसको कहा जाता है कि अगर तुम अपनी जो है वो तलाफ़ी कर लोगे अपने गुनाह की तो फिर तो तुम्हारी लैंड से ये क्लैमिटी हटा दी जाएगी, अगर नहीं करोगे तो फिर इसी तरह लोग मरते रहेंगे। तो ये फिर अपने आप को पेनेंस कहते हैं इस चीज़ को, कि तलाफ़ी की उसने सेल्फ़ इम्पोज्ड पनिशमेंट है उसकी अपने ऊपर, कि वो अपनी उसकी जो वाइफ़ है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है जो कैस्टा, और जो इसकी मदर भी होती है, और इडिपस जो है वो उसके ब्रोच से अपनी आँखों में, वो बिल्कुल अपनी आँखों में मारता है और ये ब्लाइंड हो जाता है और फिर ये बिल्कुल एक विल्डरनेस में जाकर रहना शुरू हो जाता है एज अ बैगर। ठीक है, ये इसकी सेल्फ इम्पोज्ड पनिशमेंट थी इस पर, और जब ये अपने आप को इस तरह से मतलब अपने गुनाह की तलाफ़ी करता है तो फिर इसकी लैंड से वो क्लैमिटी हटा दी जाती है। अब इसमें ज़िक्र आता है टायरेसियस का। टायरेसियस इडिपस रेक्स में है एक ब्लाइंड प्रॉफिट। ठीक है, वो ब्लाइंड प्रॉफिट की क्या स्टोरी है वो हमें ये टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड पढ़ने के लिए चाहिए होगी। तो वो ब्लाइंड प्रॉफिट का ये सीन है कि टायरेसियस जो होता है वो जा रहा होता है। ठीक है, वो किंग इडिपस, वो थीब्स में रहता है टायरेसियस, और एक बार वो क्या उससे एक गलती हो जाती है कि वो 2 सरपेंट्स को मेट करते हुए देख लेता है। वो जब उनको मेट करते हुए देखता है तो ये ऑब्वियसली ये एक सिन कमिट होता है इससे। वो सरपेंट्स इसको कर्स करते हैं कि तुम एक बंदी बन जाओ, वो एक औरत बना देते हैं इसको। ठीक है, 7 साल ये बंदा एक औरत के रूप में रहता है, और उसके बाद 7 साल के बाद ये अचानक से फिर यही चीज़, इससे सिन कमिट हो जाता है कि ये फिर से 2 सरपेंट्स को मेट करते हुए देख लेता है। अब वो सरपेंट्स इसको फिर से जो कर्स करते हैं वो इसको दोबारा से आदमी बना देते हैं। अब ये अब ये गॉड जियोस के पास जाता है और जियोस इससे पूछता है कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा, तुमने तो जो है वो आदमी बनकर भी लाइफ गुजारी है और औरत बनकर भी लाइफ गुजारी है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि दोनों में से पैशनेट कौन है। तो ये उसको जवाब देता है कि मैंने मतलब 7 साल में एक औरत की तरह ज़िंदगी गुजारी है और मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि औरतें ज़्यादा पैशनेट होती हैं, वेमेन आर मोर पैशनेट दैन मैन। ये सुनकर जो गॉड ज़्यूस है उसकी वाइफ होती है हेरा, और वो इसको जो है वो कर्स करती है और वो इसको जो है वो ब्लाइंड कर देती है। ठीक है, अंधा बना देती है। वो कहती है कि तुम अब देख ही नहीं सकोगे, तुमने औरतों के बारे में ऐसी गलत बात की है। अब जब वो ऐसे करती है तो उसके बाद ये ज़्यूस के पास जाता है और उसे कहता है मुझ पे कुछ तो रहम करो, कि पहले मुझे उसने कर्ज किया, फिर उसने कर्ज किया, अब गॉडेस हेरा ने भी कर दिया है, तो मुझ पे कुछ तो रहम करो ना। तो वो फिर उसको ये कहता है कि वो कहता है कि तुम्हें मैं, अब उसने तुम्हें ब्लाइंड कर दिया, मैं ये तो हटा नहीं सकता, लेकिन आई विल गिव यू द विजन ऑफ अ प्रॉफिट। ठीक है,
कि ही कैन प्रिडिक्ट थिंग्स, वो प्रोफेसाइज कर सकता है चीज़ों को, विजन ऑफ अ प्रॉफिट मिल गया उसे, ठीक है, ही कैन प्रिडिक्ट। तो अब इस तरह से ये सारा सीन होता है इसका टायरेसियस का। और टायरेसियस जो है वो बेसिकली इसका स्पोक्स पर्सन इसलिए बनाया है क्योंकि टायरेसियस बिलोंग्स टू द पास्ट एंड द प्रेजेंट बिकॉज ही कैन सी थिंग्स बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस, ठीक है। और इसीलिए जो टायरेसियस है, ही इज़ द लिंक बिटवीन द वेस्टलैंड ऑफ किंग एडिपस एंड द वेस्टलैंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। टायरेसियस इसीलिए ये लिंक है और इसका स्पोक्स पर्सन भी टायरेसियस है। वो डिफरेंट स्पीशीज़ बनकर हमारे सामने इस पोइम में आएगा और वो डिफरेंट जेंडर्स उसके आएंगे। ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि वो जिस तरह से भी आएगा ही विल बी टायरेसियस, ठीक है। ही इज़ द वॉइस ऑफ सेंसिटिव ह्यूमैनिटी डिप्लोरिंग द लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। वॉइस ऑफ सेंसिटिव ह्यूमैनिटी डिप्लोरिंग द लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये है टायरेसियस, ठीक है। ये हमारी होती है इसका जो फर्स्ट जो है हमारे पास कि ये वेस्टलैंड है ऑफ इडिपस ऑफ थीब्स। अब हमारे पास सेकंड वेस्टलैंड आती है, वो है वेस्टलैंड ऑफ किंग फिशर। अब किंग फिशर कौन था, हम इस बात को समझते हैं क्योंकि ये भी इस पोइम में थोड़ा सा इसका भी हिस्सा आएगा, ये बोलेगा। तो वो किंग फिशर जो है वो है एक सिंफुल और सेंशुअल किस्म का किंग है, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा ही लस्टी सा है और सेंशुअल है। तो उसके जो सोल्जर्स हैं, इसके सोल्जर्स एक चैपल पे एक नन्स के साथ जो है वो बुरा सलूक करते हैं, रेप करते हैं नन्स को। और जो ये नन्स हैं इनके इसका ये रिज़ल्ट ये होता है, इनको इस बात की ये सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है कि इसकी किंग फिशर की किंगडम पे जो है वो फेमिनिन आ जाता है, मतलब कहत आ जाता है इन लोगों पे, ठीक है। अच्छा, इन पे ये फेमन आ जाता है, ड्राफ्ट आ जाता है, मतलब खुश्क साली और कहत इनके ऊपर नाजल हो जाता है। इनको एक सज़ा मिलती है वहाँ के लोगों को कि अब इनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा और ये भूखे मर जाएंगे, इनको स्टार्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो कोई भी फसल है वो अच्छी नहीं उगेगी, बंजर हो जाएगी ज़मीन। तो किंग जो है वो अब ये इसमें किंग बेचारा जो है वो बीमार हो गया, उसकी बेचारा तो नहीं था खैर, वो बीमार हो जाता है, उसकी मतलब बिल्कुल मरने के करीब हालत है। अब वहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है एंड ऑल दैट। तो किंग जो है अब उसकी बस ये एक ही उम्मीद है कि एक अच्छा जो एक नेक किस्म का नाइट आएगा और वो नाइट आएगा और वो जाके उस चैपल पेरिलस में विज़िट करेगा। वहाँ पे जब वो जाएगा तो उसके जाने से किंग की हालत खुश ठीक हो जाएगी और इसकी जो किंगडम है, इसकी जो वो सरजमीन है, वो सारी जो है वो प्रॉस्पेरिटी दोबारा आ जाएगी, खुशहाली दोबारा आ जाएगी खुशहाली से। अब ये नाइट जो आता है ये आता है सर पर्सिफल। ये एक वर्चुअस किस्म का नाइट है, बड़ा अच्छा है। इसके आने से क्या होता है कि किंग अच्छा हो जाता है और जो ज़मीन है वो भी फर्टाइल हो जाती है और प्रॉस्पेरिटी वापस आ जाती है। अब इस सारी चीज़ में जो ये सिख किंग है, जो लस्टफुल किंग है, ये हमारी जो सिख कम्युनिटी है, ह्यूमैनिटी है हमारी, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किंग की सिकनेस की वजह क्या है, उसकी सिकनेस की वजह है उसकी सेक्सुअल परवर्सिटीज़, ठीक है। और जो सेक्स है वो इसके हवाले से, इलियड के हवाले से वो कह रहा है कि सेक्स जो है वो एक एनिमल पैशन है, ये एक ट्रू लव को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है बल्कि ये एक एनिमल पैशन है। अब ये कोट बड़ा पसंद है कि लव कैन वेट बट लस्ट कैन नॉट, कि लव तो वेट कर सकता है पर आपका जो नफ्स है ना, वो वेट नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपको किसी भी गलत हरकत पे मजबूर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है द बिब्लिकल वेस्टलैंड, जो थर्ड वेस्टलैंड है हमारी। वो अब ये बिब्लिकल वेस्टलैंड में ये जिक्र कर रहे हैं एमास की, लैंड ऑफ एमास है। ये ओल्ड टेस्टामेंट जो था हमारा, सॉरी बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें ये लैंड ऑफ एमास की कहानी है, ठीक है। लैंड ऑफ एमास जो है वो बैरन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बिल्कुल हर चीज़ डेड हो जाती है। इसमें जिक्र किया गया है पार्ट 1 में, द बरियल ऑफ द डेड में, रॉक्स का, डेड ट्रीज, ड्राई ग्रास, ड्राई बोन्स, ये सारा कुछ जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी बैरननेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। और उसमें से मतलब एक जो आप कहेंगे एक जो ग्रीनरी है, एक जो स्पिरिचुअल आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये जो ड्राइनेस है ये आपकी आइडोलेटरी बेहयाई की वजह से थी जो उन लोगों के दरमियान थी। अब प्रॉफिट एज़ेकिएल जो है वो उन लोगों को कहता है कि प्लीज़ तुम लोग खुदा को मानना शुरू कर दो, वर्शिप करो खुदा की, और अपनी ये जो आइडोलेटरी है,
ये छोड़ दो, ठीक है, ये गंदे काम तुम लोग छोड़ दो। अब वो लोग जो है ये इन पे, अब ये बिब्लिकल वेस्टलैंड में भी इन लोगों पे भी इसी तरह से ये सारा कुछ जो है वो अजाब और सारा कुछ जो है वो आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास आती है मॉडर्न वेस्टलैंड, ठीक है। अब इसमें जो वाटर वो कहते हैं कि वाटर का जिक्र आता है, वाटर रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ को, स्पिरिचुअल रीबर्थ को, रीजनरेशन को, फर्टिलिटी को और रिटर्न टू हेल्थ को। कि हर कौम पे इसमें बात हो रही है कि हर पीरियड में हर कौम पे यही चीज़ें जो आई हैं और ये आपकी अपने, वो कहते हैं ना कारमा, कि जो आप करते हो आपको वो उसके बाद आपको मिलता भी है, आपको भुगतना भी पड़ता है उसका दुनिया में ही। तो वो चीज़ है कि इंसान समझ फिर भी नहीं रहा है वो अभी भी। अब हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में दाखिल हो चुके हैं लेकिन हम फिर भी हरकतें वही कर रहे हैं और हम जो गलतियां हमसे पहले वाले लोग कर चुके हैं हम वही गलतियां दोबारा दोहरा रहे हैं, ठीक है। अब जो मॉडर्न वेस्टलैंड है उसमें भी वही है कि मॉडर्न वेस्टलैंड में यही आइडोलेट्री है, यही सेंस ऑफ सेक्स है, ये फायर ऑफ लस्ट है, हेट्रेड है, ठीक है, मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन है, ग्रीड है, ठीक है, लैक ऑफ फेथ है, लैक ऑफ डिवोशन है। ये हर चीज़ अभी मॉडर्न वेस्टलैंड में मॉडर्न पीरियड में मौजूद है। उसके बाद ये अब कहता है कि सिर्फ सफरिंग है हमारी और हमारी पेनेंस है, मतलब हम जो तलाफ़ी करेंगे अपने गुनाहों की। और डा लफ्ज़ ये यूज़ करता है, दैट व्हाट द थंडर सेड में, वो कहता है कि टू गिव, टू सिंपथाइज एंड टू कंट्रोल। ये तीन चीज़ें हैं जो हमें बचा सकती हैं इस वक्त उस अजाब से जो हम पर नाजिल हो सकता है, जैसे हमसे पहले लोगों पर हुआ। हमसे पहले लोगों ने जब वो पनिशमेंट उनको मिली, हम गॉड की उस पनिशमेंट से बच सकते हैं। इफ़ वी गिव मीन्स इफ़ वी डू चैरिटी, इफ़ वी सिंपथाइज मीन्स इफ़ वी आर काइंड हार्टेड, इफ़ वी कंट्रोल मीन्स वी कंट्रोल आर लस्ट, वी कंट्रोल आर पैशंस एंड इमोशंस, ठीक है। हम उसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वी कैन सेव आवर जनरेशन्स, ठीक है, कि जो हमारी आगे आने वाली नस्लें होंगी हम उनको बचा सकते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह हम पार्ट बाय पार्ट इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं और आप इसको समझें। थैंक यू सो मच।